हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम क्या करेंगे, पार्ट 2 है ये इस वीडियो का, इस चैप्टर का, दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 15 फॉरेस्ट। तो इस चैप्टर में हमने कुछ डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए थे। सो आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो प्लीज़ आप उसको पहले पार्ट 1 को देखें, तब जाके आपको इस चीज़ को क्लियर होगा कि फॉरेस्ट क्या होते हैं, क्यों हमें इनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्या ये एक रोल प्ले करते हैं नेचर के अंदर, कैसे वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करके रखते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अब इसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। सो हमारा टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन एंड अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट। तो डिफॉरेस्टेशन का मैंने आपको बताया था, पेड़ों की कटाई करना। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग और ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ ट्रीज फॉर टिम्बर और पेपर और टू क्लियर द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, रैंचिंग, कंस्ट्रक्शन और अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब इनडिस्क्रिमिनेट मतलब बिना सोचे समझे कटिंग हो रही है पेड़ों की, ये नहीं देख रहे कि पेड़ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या रोल प्ले कर रहे हैं, फूड चेन क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं देख रहे। बस काटना है, बस काटना है तो काटना है। सो ओवर हार्वेस्टिंग कर देते हैं ट्रीज़ की, ताकि वो टिम्बर दे ले सके, पेपर ले सके, और लैंड को क्लियर कर देते हैं ताकि एग्रीकल्चर कर सकें वहाँ पे, उस लैंड पे रैंचिंग कर सकें या फिर कंस्ट्रक्शन कर सकें और एक बिल्डिंग या फिर हाउसिंग कुछ भी बना सकें। अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, फॉरेस्ट क्यों लॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है डिफॉरेस्टेशन में, एनक्रोचमेंट में। फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी बहुत डिक्लाइन पे आ गई है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो गया है। जैसे कि ग्रेजिंग ऑफ केटल इन फॉरेस्ट एरियाज इज़ इंक्रीजिंग, और ये एडवर्सली अफेक्ट करता है फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को, और जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है डिफॉरेस्टेशन के। फर्स्ट है कार्बन साइकिल। सो फॉरेस्ट एक मेजर कार्बन स्टोर हैं। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड टेकन अप फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बाय ट्रीज एंड प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है वो, और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है। सो अगर फॉरेस्ट क्लियर हो जाएंगे तो ट्रीज बर्नट या अलाउड टू रोट, कार्बन रिलीज इन द फॉर्म ऑफ CO2 गैस, जिसकी वजह से इंक्रीज होगा किस में, एटमॉस्फेरिक CO2 की कंसनट्रेशन में। सारी की सारी CO2 कहाँ आ जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगी। और अगर एटमॉस्फेयर के अंदर आ गई तो हम क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है एक ग्रीन हाउस इफेक्ट का। सो नेक्स्ट साइकिल है हमारी, दैट इज़ वाटर साइकिल। सो ट्रीज ड्रॉ करते हैं ग्राउंड वाटर को अप लेवल पे, उनकी रूट्स के थ्रू रिलीज़ करते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, loss of water vapor, loss of water in the form of vapor। In Amazon, over half of all the water circulating through the region's ecosystems remain within the plants. With removal of a part of the forest, the region cannot hold as much water. So the effects of this could be a drier climate। नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉइल इरोजन। अगर लॉस होगा प्रोटेक्टिव कवर वेजिटेशन का, तो बहुत सारी जो सॉइल है वो लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा। सिल्टिंग ऑफ वाटर कोर्सेज, लेक्स, डैम्स, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा। एक्सटिंक्शन, अगर पेड़ ही कट जाएंगे तो उनकी हैबिटेट क्या है, उनका जो एनिमल्स का, प्लांट्स एक हैबिटेट होता है, वो रहते कहाँ हैं, फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं। फिर एक्सटेंशन होना शुरू हो जाता है स्पीशीज़ का। सो एक्सिस्टेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट, एंड फॉरेस्ट कंटेन मोर देन हाफ ऑफ ऑल द लिविंग स्पीशीज़ ऑन आवर प्लानट। अगर हैबिटेट स्पीशीज़ का डिस्ट्रॉय कर दिया, सो नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑटोमेटिकली डिक्लाइनिंग पे आ जाती हैं। नेक्स्ट है डिज़र्टिफिकेशन।
सो डेजर्टिफिकेशन के कॉजेज़ बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बट जो डिफॉरेस्ट्रेशन है एक मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। नेक्स्ट है डू यू नो, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया हुआ है। इसको आप खुद रीड करना, अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, वैसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। सो आप इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम कॉमन ट्रीज़ इन इंडिया। तो हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन से कॉमन ट्रीज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। सो नेशनल ट्री है इंडिया का, वो है बनियन। So this huge tree towers over its neighbors and has the widest reaching roots of all known trees, easily covering several acres, and it sends off new shoots from its branches to form roots, so that one tree is really a tangle of branches, roots and trunks. Means जो बनियन ट्री होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है और ज़्यादा फैला हुआ स्ट्रक्चर की तरह हर ब्रांच उसकी हर कोने पे जा रही होती है, ठीक है। वो हर जगह से सही में ग्रो लेवल पे, इंक्रीज लेवल पे होता है और बनियन ट्री रीजनरेट करता है और लिव करता है इनक्रेडिबल लेंथ ऑफ टाइम के लिए। सो ये एक देयरफॉर थॉट है एज इमॉर्टल ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है टीक, एक ऐसा पॉपुलर ट्री है इंडिया के अंदर जो मेनली यूज़ किया जाता है फर्नीचर या डोर्स की प्रिपरेशन के लिए। सो टीक की एक मेडिसिनल वैल्यू भी है कि जो इसकी बार्क है वो बिटर और हेल्थ गिविंग टॉनिक है जो यूज़फुल होती है फीवर के अंदर। नेक्स्ट ट्री है दैट इज़ नीम ट्री। ये एक मिराकल ट्री हम इसको बोल सकते हैं। ये यूज़फुल ट्री है किसके अंदर, वेस्ट लैंड एरियाज में यूज़फुल ट्री है। जैसे कि आजकल भी क्या होता है, नीम ट्री एक फोकल पॉइंट होता है विलेज लाइफ का। जो विलेज काउंसिल मीटिंग्स होती हैं वो इसकी शेड के नीचे बैठ के मीटिंग्स की जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ह्यूज ट्री होता है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है यूकलिप्टस, एक टॉल एवरग्रीन ट्री होता है। इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, 700 स्पीशीज़ होती हैं उससे ज़्यादा। और यूकलिप्टस मेनली पल्प वुड मैन्युफैक्चर में, पेपर की मैन्युफैक्चर में काम आता है। सो दिस इज़ टीक, दिस इज़ नीम एंड दिस इज़ यूकलिप्टस। नेक्स्ट आता है डिओडार, जिसको हम हिमालयन केदार बोल सकते हैं, और ये वेस्टर्न हिमालय, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखा जाता है। ये लार्ज एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट है जिसकी हाइट 40 to 50 मीटर तक होती है और कभी कभी 60 मीटर तक भी पहुंच जाती है। सो इसका ट्रंक डायमीटर है 3 मीटर और इसकी कॉनिक क्राउन विद लेवल ब्रांचेस और ड्रूपिंग ब्रांचलेट्स। दिस इज देवदार। नेक्स्ट है साल। तो साल लार्ज सब डेसिडियस ट्री है। ये वर्शिप किया जाता है बाय द बुद्धिस्ट एंड द हिंदूज इन इंडिया। ये मेंशन इन मैनी स्क्रिप्चर्स that Buddha was born and died under a sal tree. It is found in almost all parts of India. अमलतास जो है गोल्डन शार ट्री बोलते हैं हम इसको, और ये एक डेसिडियस ट्री है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंडियन लेबरनम एंड इट इज़ वाइडली ग्रोन एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट। अमलतास एक गोल्डन शार ट्री है जिसको डेसिडियस ट्री भी बोलते हैं, इंडियन लेबरनम भी बोलते हैं, और ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह ग्रो करता है। और एवरी पार्ट, जो इसका हर पार्ट है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। दिस इज़ योर अमलतास। नेक्स्ट ट्री है हमारा अशोका ट्री, जिसको हम सोरोलेस ट्री भी बोलते हैं। दिस इज़ अशोका ट्री। ये एक फ्लावरिंग ट्री है, मतलब जिसके अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कंसीडर्ड सेक्रेड थ्रू आउट इंडिया एंड श्रीलंका। इट इज़ प्राइज्ड फॉर इट्स ब्यूटिफुल फॉलिएज एंड फ्लावर्स। ये बहुत अच्छा होता है दिखने में और इसके फ्लावर्स भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं और ये सेक्रेड माना जाता है। मीन्स ये बहुत अच्छा माना जाता है इंडिया में, श्रीलंका में। नेक्स्ट है हमारे पास कीवर्ड्स। सो फर्स्ट कीवर्ड इज़ अबायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब जो कंपोनेंट्स नॉन लिविंग होते हैं बेसिकली, जैसे कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सॉयल, वाटर एंड मिनरल्स। जो ये सारे कंपोनेंट्स हैं ये क्या है, नॉन लिविंग हैं।
बायोटिक कंपोनेंट्स जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, लिविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ट्रीज़, श्रब्स, ग्रासेस, एनिमल्स, ये सारी फॉरेस्ट के अंदर जो भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। कैनोपी अपर मोस्ट लेयर होती है फॉरेस्ट की, जिसके अंदर इंटरट्विन्ड ब्रांचेस होती हैं या ट्विग्स होती हैं जो ऐसे फॉर्म करती हैं और एक शैडो प्रोवाइड करती हैं पूरे फॉरेस्ट एरिया को। क्राउन ऑफ ट्रीज जो कॉम्बिनेशन होता है ब्रांचेस, ट्विग्स और लीव्स ऑफ ट्रीज का। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्ट्रेशन, जिसके अंदर हम इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग करते हैं, ओवर हार्वेस्टिंग करते हैं ट्रीज़ की फॉर डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़। फूड चेन में क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस होती है प्लांट्स और एनिमल्स की एक दूसरे पे, ताकि वो खाना खा सके और एक फूड चेन को फॉर्म कर सके। फूड वेब क्या होगा, फूड वेब इंटरकनेक्शन हो जाता है जब बहुत सारी फूड चेन्स का इंटरकनेक्शन होगा, इंटरलिंकेज होगी, सो दैट इज़ नोन एज फूड वेब। फॉरेस्ट फ्लोर, फॉरेस्ट लेयर जो डेड लीव्स को कंसिस्ट करती है, एनिमल ड्रॉपिंग्स को कंसिस्ट करती है, डेड ट्रीज और एनिमल्स के अंदर आती हैं। अंडर स्टोरी, ये लेयर बीनीथ द क्राउन जहाँ पे स्मॉल ट्रीज, लार्ज श्रब्स ग्रो करती हैं, वहाँ पे हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है यू मस्ट नो। सो फर्स्ट इज़ फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारी हाई डेंसिटी में ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। फॉरेस्ट बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, लेकिन मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। बायोटिक जिसमें लिविंग क्रिएचर्स आते हैं और अबायोटिक जिसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। थर्ड है इंटरडिपेंडेंस, जब प्लांट्स और एनिमल्स का एक दूसरे पे फूड के लिए बढ़ जाता है या होता है तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं फूड चेन। और अगर फूड चेन्स बहुत सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो हम उसको बोलते हैं फूड वेब। और अगर फॉरेस्ट एबल करता है फंक्शन करने के लिए कि वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, एज द न्यूट्रिएंट्स मूव इन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर साइकिल के अंदर मूव करते हैं, तो वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम करता रहता है। डिकम्पोजर्स ब्रेक करते हैं रफ वुडी फाइबर्स को, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके सॉइल को, ताकि वो ग्रोथ में हेल्प करे। फॉरेस्ट हमें बहुत सारी लेयर से मिलके बनता है। फॉरेस्ट फ्लोर जिसके अंदर डेड लीव्स, एनिमल ड्रॉपिंग्स जो फर्स्ट लेयर होती है। सेकेंड लेयर होती है अंडर स्टोरी, जिसके अंदर बुशेस और यंग ट्रीज आती हैं जो ग्रो कर रही हैं अभी। कैनोपी जिसके अंदर अपर लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर फॉरेस्ट की। एमर्जेंट लेयर सिर्फ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है, जिसके अंदर स्कैटर्ड ट्रीज होते हैं कैनोपी से ऊपर। क्राउन, उनकी ब्रांचेस, ट्विग्स और लीव्स को हम क्राउन के ज़रिए देखते हैं, उनकी शेप्स के ज़रिए। एट्थ है शेप, जो है उनकी लोकेशन पर डिपेंड करती है। फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो इकोलॉजिकल बैलेंस नेचर के अंदर मेंटेन करके रखते हैं। एक हैबिटेट है लिविंग क्रिएचर्स का, हैबिटेट मीन्स घर है। इम्प्रूव करते हैं मॉइस्चर कंटेंट को, जिसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा आ जाता है, कैसे, ट्रांसपीरेशन की वजह से। रिजर्वॉयर्स है ऑक्सीजन का, जहाँ से हम ऑक्सीजन मिलता है, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, जिसमें बैलेंस होती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर के अंदर। सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं रेन वाटर को नेचुरली और सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी यूज़फुल प्रोडक्ट्स, रेजिन, गम, वुड, पेपर, ये सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है लार्ज स्केल रिमूवल को हम बोलते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन। और डिफॉरेस्ट्रेशन बहुत सारे हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस लेके आता है, जिसके अंदर होता है इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, एक्सटेंशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज लीडिंग टू फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन के। बनियन एक नेशनल ट्री है जो रीजनरेट करता है, लंबे समय के लिए जीता है। बहुत सारे कॉमन ट्रीज फाउंड किए गए हैं इंडिया में, टीक, नीम, साल, इक्लिप्टस, देवदार, अमाल्थस एंड अशोका, ये सारे ट्रीज इसके अंदर फाउंड होते हैं। सो दीज आर ऑल प्रेजेंट इन इंडिया। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया और हमारी अब बैक एक्सरसाइज रह गई है। सो जो बैक एक्सरसाइज है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।
एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या है आपका, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। सो stay tuned for the next video, and if you like my videos, please do like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.